हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑडिटिंग के आज के लेक्चर में मैं आपसे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो कि एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्थायी संपत्ति नहीं है, यानी कि ऐसी संपत्ति जो कि अस्थायी नहीं है यानी कि फिक्स्ड है, वो संपत्ति बतानी है हमें। तो उनमें से फिक्स संपत्ति होती है गुडविल। गुडविल फिक्स्ड संपत्ति है, इसलिए से हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावटी संपत्ति है ऐसी संपत्तियां जो कि कृत्रिम होती हैं, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उन संपत्तियों को हम बनावटी यानी कि कृत्रिम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स के अंतर्गत प्रारंभिक व्यय, डिस्काउंट और लॉस, इनको हम काल्पनिक संपत्तियों की श्रेणी में शामिल करते हैं। अभौतिक संपत्ति है, अभौतिक संपत्ति उन संपत्तियों को कहते हैं जो कि नेचुरल नहीं है। इसके अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर इत्यादि आते हैं। कौन? क्षय संपत्ति है। क्षय संपत्ति का संबंध होता है खान से, माइन से, क्योंकि जैसे जैसे माइन से हम कोई पदार्थ निकालते रहते हैं, लगातार उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाती है। क्षय संपत्ति का संबंध होता है माइन से, जैसे कि कोयले की खान। तो इसका आंसर होगा कॉयल माइन। एक अंकेक्षक है, एक अंकेक्षक को हम मूल्यांकक नहीं कहते। एक हमारा वाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम किंगस्टन कॉटन मिल्स के नाम से जानते हैं। किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि प्रबंधकों द्वारा स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन किया गया है, उसके लिए अंकेक्षक जिम्मेदार नहीं होते। तब से लेकर आज तक इसी निर्णय के आधार पर अंकेक्षक को मूल्यांकक नहीं माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है। उद्धृत मूल्य का संबंध होता है शेयर्स से। जिस मूल्य पर शेयर बाजार में अंशों का लिस्टेड होते हैं, उस मूल्य को हम उद्धृत मूल्य कहते हैं, कोटेड प्राइस बोलते हैं। इनका संबंध शेयर्स से होता है। नेक्स्ट, अवशिष्ट मूल्य संबंधित होता है। अवशिष्ट मूल्य यानी कि स्क्रैप वैल्यू का संबंध होता है फिक्स्ड एसेट से, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। औसत लाभ विधि का संबंध होता है ख्याति के मूल्यांकन से। ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियां होती हैं। फर्स्ट, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड। सेकंड, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड। थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड यानी कि पूंजीकरण विधि। फोर्थ, वार्षिकी मेथड यानी कि एन्युटी मेथड। तो यहां पर औसत लाभ विधि दी है, जिसका संबंध वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से है। रहते का मूल्यांकन किया जाता है। रहते के 2 मूल्य होते हैं, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस। दोनों की कंपेयर करके देखी जाती है। दोनों में कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो वैल्यू कम होती है, उस मूल्य पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। हिफो विधि का प्रयोग किया जाता है। हिफो विधि, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिस माल को अधिकतम मूल्य पर खरीदा गया है, उस माल को हम सबसे पहले इश्यू करते हैं। इस कारण इस मेथड को हम हिफो विधि कहते हैं। हिफो विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा है, जब मेटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की आंतरिक विधि संबंधित होती है। डियर स्टूडेंट्स,
शेयर्स के वैल्यूएशन करने के लिए, शेयर्स का मूल्य निकालने के लिए हम लोग आंतरिक विधि का प्रयोग करते हैं। हरास चार्ज किया जाता है, हरास प्रोवाइड, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है केवल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। हरास उत्पन्न होता है संपत्ति को प्रयोग करने के कारण, जैसे जैसे हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं उसके मूल्य में गिरावट आती है। अप्रचलन के कारण कोई नया अनुसंधान होता है, कोई नया प्रयोग मार्केट में आता है, तो उसके कारण, अप्रचलन के कारण संपत्ति का लगातार प्रयोग ह्रास का आंतरिक कारण है, इंटरनल रीजन है। संपत्तियों का अप्रचलन ह्रास का बाह्य कारण है, एक्सटर्नल रीजन है। ह्रास एवं अप्रचलन दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का मूल्य अलग अलग है। ह्रास, यदि हम फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य अपॉन वर्किंग लाइफ, यानी कि संपत्ति का कार्यशील जीवन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो मूल्य आएगा वो डेप्रिसिएशन होगा। आयोजन यानी कि प्रोविजन का उद्देश्य है विशेष उद्देश्य, संचय किया जाता है सामान्य उद्देश्य से। सिंकिंग फंड यानी कि शोधन कोष बनाया जाता है विशेष उद्देश्य से। एकाकी व्यापारी का अंकेक्षण होता है ऐच्छिक। साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण होता है ऐच्छिक। एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है एग्रीमेंट बेस पे, समझौते के आधार पर। ठीक ऐसे ही साझेदारी व्यवसाय में भी अंकेक्षक की नियुक्ति समझौते के आधार पर की जाती है। सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है कैग के द्वारा, यानी कि CAG के द्वारा। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है? तो इसका आंसर होगा सेक्शन 143। दैट्स ऑल, थैंक यू।